ये जो बड़ा इंटरव्यू प्रधानमंत्री मोदी का मनी कंट्रोल के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो दिया है, हमारे ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी साहब ने ये एक्सक्लूसिव बातचीत मोदी जी से करी। 7:30 बजे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे वो पूरा इंटरव्यू छप गया है और नीरज जी बगल में अभी भी बैठे हुए हैं और उन्होंने पूरा इंटरव्यू ऊपर से नीचे तक टटोल लिया है। तो अब वो इंटरव्यू की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स क्या है नीरज जी से जान लेते हैं और उसके बाद विकास खेमानी साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। कुछ खेमानी साहब से इस इंटरेक्शन पे, इस इंटरव्यू पे, और आप खेमानी साहब आए हैं तो कुछ मार्केट पे, बाजार पे बातचीत हो जाएगी। भाई कैसा लगा, क्या क्या बातचीत हुई, क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? देखिए, G20 का सम्मेलन हो रहा है भारत में, उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है और उस कॉन्टेक्स्ट में जो राहुल जोशी जी को इंटरव्यू दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव पेश करता है। पहला तो ये कि G20 के सदस्य होने के नाते, उसके अध्यक्षता के नाते भारत वैश्विक पटल पे क्या ऑफर कर रहा है लोगों के लिए, क्या मिसालें कायम कर रहा है। तो मोदी जी ने ये बताया कि हमारा जो लक्ष्य है एज ए वसुधैव कुटुंबकम, कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तो जो अब तक के था कि एक बाईपोलर या यूनिपोलर वर्ल्ड था, उसमें भारत बिलीव नहीं करता। भारत को लगता है कि सब तरफ का विकास होना चाहिए। तो इसीलिए वो सस्टेनेबल ग्रोथ और टेंजिबल ग्रोथ की तरफ बात करता है। तो ये उन्होंने स्टैब्लिश किया और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बहुत सारे जो और कंट्रीज़ हैं वो प्रॉस्परस हो, क्लीन हो, ग्रीन ग्रोथ की तरफ हम बढ़ें, जो पूरी एक वैश्विक चिंता है उसको लेके चलें। और पिछले 9 साल में ये गवर्नमेंट 2014 से इन प्लेस है, तब से लेकर अब तक इसी अप्रोच के साथ मोदी जी की सरकार ने काम किया और ग्लोबल रिलेशनशिप में भी यही काम किया है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है, इसको दिया जा सकता है कि हमारे संबंध पूरी दुनिया के सभी देशों से एक जैसे हैं। हमारा किसी के साथ ना कोई बहुत मतभेद है, ना कोई बहुत ज़्यादा खास दोस्ती है। तो हम एक बढ़िया अप्रोच लेके चलते हैं कि सबके साथ हम मिल के चलें। तो ये तो उन्होंने G20 के कॉन्टेक्स्ट में कही। फिर उसको और डिटेलिंग में आप जाएंगे तो इन्फ्लेशन की बात उन्होंने कही कि दुनिया भर में महंगाई की एक चिंता, लेकिन भारत हमेशा अपने लेवल पे इस बात को कंट्रोल रखता है कि हमारा इन्फ्लेशन उस तरह से ना हो। आप कोविड के दौरान देखिए, विपक्षी दल तमाम कर रहे थे कि कैश डोल आउट करिए, नहीं किया हमने सिर्फ नीड बेस्ड चीज़ें पूरी की, इसलिए हमारा इन्फ्लेशन आज भी ग्लोबली सबसे कंट्रोल्ड और सबसे बेहतर स्थिति में है। कोविड के दौरान हमने भारत में नहीं, पूरी दुनिया के कई सारे देशों को वैक्सीन दी, जो एक बड़े जिम्मेदार देश की ज़रूरत होती है, वो हमने फ्री में दी बहुत सारे देशों को। हमारे अड़ोस पड़ोस में एक आध देश बैंकरप्ट हुए, हमने उनकी मदद करी। तो भारत एक जो लीडरशिप की पोजीशन लेता है हमेशा, जो हम लोग कहते हैं, उसको उन्होंने किया और यही भारत की जिम्मेदारी और उम्मीद है। फिर इन्होंने कई चीज़, हमारी क्लीन और ग्रीन ग्रोथ, जो मैं बार बार एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पूरी दुनिया की इस समय चिंता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमको पूरी दुनिया के पर्यावरण की रक्षा करना और ग्रोथ भी करना है साथ के साथ। तो भारत ने इस दिशा में लगातार काम किया है। ये तथ्य लोगों को जानना चाहिए कि इस सरकार ने पिछले 9 सालों में जो फ्यूल सब्सिडी थी, खासतौर पे फॉसिल फ्यूल की, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ATF और इन सब तमाम चीज़, ATF में खैर मिलती नहीं थी, LPG, उसको उसने मैसिवली कम किया है, 98% कम। अभी बहुत मामूली सी हम सब्सिडी दे रहे हैं। LPG में तो 850 करोड़ की है। हमने उस सब्सिडी को शिफ्ट किया ग्रीन एनर्जी की तरफ, कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी में उस तरफ ले जाओ, क्योंकि वही क्लीन एनर्जी है, उसी तरफ ग्रोथ बढ़ रही है। तो भारत सिर्फ कहता नहीं, उसने करके दिखाया है कि देखिए हमने 9 साल में ये करके दिखा दिया है। प्लस हमने डिजिटाइजेशन किया, जिससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम होती। पूरी दुनिया में आज UPI सब जगह एक्सेप्टेंस है। कोविड के दौरान हमारा मोबाइल पे सर्टिफिकेट था, अमेरिका में तो कागज़ दिखाना पड़ता था। तो ये सब पिछले 9 साल की जो सफलताएं हैं, ये दिखाती है कि विश्व की ग्रोथ को कैसे ले जाना चाहिए, जिसमें सिर्फ अपना ही नहीं सबका भला हो। और हम तो UPI सबको देने के लिए तैयार हैं। अब तो आप एफिल टावर में जाके UPI पेमेंट कर सकते हैं। तो भारत का जो मॉडल है वो प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है इस इंटरव्यू में। और विस्तार से आप जाएंगे तो और डिटेलिंग पड़ी हुई है, लेकिन ये खास चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं। ओके, चलिए विकास खेमानी को जोड़ लेते हैं। विकास, गुड मॉर्निंग। और ऑब्वियसली एक हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि जो G20 की समिट यहाँ पर हो रही है। आपने कुछ अंश पढ़े होंगे इस इंटरव्यू के, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? आप देखेंगे ना कि ये इंटरव्यू में भाई मोदी जी पिछले 9 साल में जो जो वो कह रहे हैं, कर रहे हैं, उसी की एक झलक नजर आती है।
तो आप देखें एक मोदी साहब की वो कोई बात अचानक नहीं करते, उनका एक पूरा प्लान होता है, उसके हिसाब से वो, चाहे वो कोई भी आप एस्पेक्ट देख लीजिए, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास वसुधैव कुटुंबकम, और कोई जो भाई साहब ने अभी बताई सारी बातें आप देखेंगे तो सबकी सब एक कंटिन्यूएशन ऑफ अ बिगर गेम प्लान है। अगर वो इंटरव्यू का एक आप लास्ट पार्ट देखें तो वो मुझे उन्होंने आप पूछा कि भाई आप 72 की उम्र में भी थकते नहीं है क्या, तो उनका एक कह रहे हैं कि मैं, जब आप एम्बिशन और मिशन मोड में जो बताया है कि मेरा कोई एम्बिशन नहीं है, मेरा मिशन है, तो वो बात एक क्लियरली झलक में आती है कि एक मिशन है उनको, एक इंडिया को विश्व गुरु बनाने का, एक मतलब ग्लोबल स्केल पे एक बहुत बड़ा दर्जा दिलाने का, और दूसरा मिलियंस एंड मिलियन पीपल जो है उसको पॉवर्टी से बाहर निकाल के इंडिया की जो उन्होंने एक आत्मशक्ति है उसको जगाया है। तो वो जो एक बहुत बड़ा मिशन उनका है, उसी में वो सारे के सारे प्रयास है। और ये जो G20 प्रेसिडेंसी है वो भी उसी को, उनकी जो जितनी उन्होंने एजेंडा ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए हैं G20 में, चाहे वो क्लाइमेट चेंज को लेके हो, चाहे वो टेररिज्म को लेके हो, चाहे वो साइबर क्राइम को लेके हो, ऐसे जो सब सारे के सारे देश आज उससे उलझ रहे हैं, उससे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सारे कॉमन मुद्दों को लेके उनका कैसे एक ग्लोबल लेवल पे आंसर निकाला जाए, उसकी डिस्कशन पिछले 1 साल में इतनी सारी मीटिंग्स में हुई है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी, छोटे मुद्दों से उठ के बहुत बड़ी ग्रैंड अप्रोच लेने का जो मोदी साहब ने नेतृत्व दिया है देश को एंड विश्व को, ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी बहुत अच्छे से माना जाएगा, याद रखा जाएगा। जब हम 20, 30, 40 साल बाद कभी इस पीरियड को याद रखेंगे तो कहेंगे कि ये इस पीरियड में भारत का जो मानसिक और जो भौतिक और सब तरह से जो विकास हुआ, जो चेंज हुआ, माइंडसेट चेंज हुआ, कॉलोनियल माइंडसेट को खत्म करके एक नया भारत का उदय हुआ, वो ये पीरियड, इस काल को उसमें जाना जाए। जहां तक आपने आईफिल टावर की बात छेड़ी थी, वहां पे जाके डिजिटल पेमेंट टेस्ट करना, 2 इश्यूज हैं। एक छुट्टी का तो फिर भी ठीक है, दूसरा पैसे का। लेकिन कोई डाउट हो भारत की ग्रोथ को लेकर, स्ट्रेच वैल्यूएशंस को लेकर, किमानी साहब जब भी मोदी साहब को सुनो, इकोनॉमी पे उनके व्यूज सुनो तो या बातचीत सुनो, तो इकोनॉमी पे हमारा जो कन्विक्शन है और बढ़ जाता है ना, वो कंफर्ट हमेशा बढ़ जाता है जिस डायरेक्शन में स्टीयर करने की तैयारी कर रहे हैं ना, ऐसा होता है ना। तो आप देखेंगे तो चाहे आप कोई एक परिवार देख लो, आप चाहे बिजनेस देख लो या कंट्री देख लो, उसका नेता कैसे बिहेव करता है, उसका नेता क्या बोलता है, उससे पूरे परिवार, विश्व, और चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे कंट्री हो, उस पे उसके सारे लोग वैसा फील करते हैं। तो ये बात जो मैं पहले भी बोल रहा था कि मोदी जी ने इतने पॉजिटिविटी के साथ, ऑप्टिमिज्म के साथ देश को लीड किया है कि सारे जो स्केप्टिक्स थे धीरे धीरे वो भी कन्वर्ट होके बिलीवर बनने लग गए हैं। तो ये जो चेंज ऑफ स्केप्टिकल, अपना हमारा माइंडसेट एक पिछले कई सालों दशकों से स्केप्टिसिज्म का बन गया था कि इंडिया में तो ऐसा ही होता है, इंडिया में तो काम धीरे ही होता है। वो जो उन्होंने पहले एक विजन दिया, दूसरा उसके साथ उसको एक ड्रीम टीम बना के एग्जीक्यूट करके दिखाया, एग्जीक्यूट एट ए वेरी रैपिड पेस। तो उससे क्या लोगों को लगा कि बात ही नहीं है, काम भी है। जब वो बात और काम साथ में होता है तो जो नॉन बिलीवर होते हैं वो बिलीवर बन जाते हैं। तो उन्होंने जिसको कहते हैं ना एनिमल स्पिरिट, कि इंडिया की जो एक सोई हुई शक्ति है उसको जागृत करने का काम किया। तो जो आप कह रहे हैं कि जो जिस सारी बुराइयों, क्रिटिसिज्म को साइड में रखते हुए मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन और पॉजिटिविटी को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से ज्यादा लोग उनको बिलीव करते हैं और आज इसीलिए उनका विश्व स्तर पे भी एक बहुत बड़ा नेतृत्व को एक्सेप्टेंस मिली। विकास जी, ये जब जिस सुना रहे थे तो मोदी सर का खास तौर पे फोकस वो क्लीन ग्रीन इनिशिएटिव्स, क्लीन एनर्जी, ग्रीन, वाकई ओवर द इयर्स सब कुछ बदल गया है। फॉसिल फ्यूल्स पे हम बल्कि विकसित देशों से कंपेयर करें तो हम ज्यादा स्टेडफास्ट, बहुत स्मार्टली मूव कर रहे हैं उसको कर्टेल करने के, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की तरफ थ्रस्ट देना और डोल आउट सरकार की तरफ से एग्रेसिव हो रहे हैं। ये इन सबको देखते हुए आप लोग भी अपने पोर्टफोलियो को साथ चर्न कर रहे हो क्या, क्लीन की तरफ, ग्रीन की तरफ, ऐसा कुछ तड़का ऐड करते हो आप लोग क्या? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि इंडिया के अंदर इतने सारी अपॉर्चुनिटीज है। मैंने मेरे 25 साल के करियर में इतनी सारी नई अपॉर्चुनिटीज कभी नहीं देखी है। आप चाहे क्लीन एनर्जी ले लो, डिजिटल ले लो, आज आप देखेंगे तो बैंकिंग हमारा सबसे बढ़िया शेप में है एवर। ऐसी कभी शेप बैंकिंग सेक्टर की रही नहीं। आप जाके देखेंगे तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतनी नई आयाम को खोल रहा है, जो मैं कहता हूं आप 10-20 साल देखिएगा, इंडिया विल बी पावर टू रिकॉन विद ऑन मैन्युफैक्चरिंग साइड। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी भयंकर, चाहे वो रोड, रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, अर्बन, आप कोई भी, इतना भयंकर खर्चा हो रहा है।
तो मैं रियल एस्टेट सेक्टर जो डिफिकल्ट थी में वापस आ गया है। तो कहने का मतलब, और नए नए, चाहे वो हेल्थ टेक को लेके हो, फिनटेक को लेके हो, कल जैसे फिनटेक समिट में हमारे जो सेबी चेयरमैन उन्होंने बोला कि हम 1 घंटे का सेटलमेंट करेंगे ना। आप देखिए ये जो माइंडसेट चेंज है कि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड को तय करेंगे, ये माइंडसेट चेंज है। तो जब जब ऐसा होता है तो जो अपॉर्चुनिटीज की जो दायरा खुलता है वो इतना वाइड होता है, तो उसकी वजह से सबका फायदा होता है। तो जो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो अगर आप सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट रखेंगे तो एक छोटे तबके का फायदा होता है, पर अब जब सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स को अलग अलग दिशाओं में निकाल देते हैं तो उसका एक वाइड डाइवर्सिफाइड वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी होती है, जिसकी आज हमको कुछ झलक भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। और ये मैं वापस कहूंगा ये खाली झलक है, इसकी अभी बड़ी मूवी तो अगले 10-15 सालों में हमको देखने को मिलेगी। इस विकास के आंसर याद आया, आपने जब समअप करा ना, बता रहे थे क्या क्या हाईलाइट, तो हमारी किसी से खास दोस्ती नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सबके साथ चलना। ये आजकल दुनिया जो है ना ग्रुपिंग की दुनिया है। आपको एक ना एक तरफ डिसाइसिव बैठना जरूरी है। हमारी स्ट्रेटेजी बाकी सही है क्या? मैं बता रहा हूँ, देखिए जब नैम था, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, जैसे नैम दरअसल बहुत कमजोर लोगों का देश होता है। हमारी ताकत ये है कि हमने रशिया से तेल लिया जब पूरी दुनिया ने बैन लगाया। हमारी ताकत है कि हमने रशिया से डील की और अमेरिका से भी डिफेंस डील की। हमारी ताकत है कि हम यूएई से रुपए में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ये होती लीडरशिप। तो जब आप बड़े हो जाते हैं और आप अपने ताकतवर फैसले लेते हैं, तब आपको किसी ग्रुप में शामिल होने की जरूरत नहीं पड़ती, आप स्वयं एक ग्रुप होते हैं। क्योंकि आज भारत, अगर मोदी जी बोलेंगे तो पूरी दुनिया सुनेगी, क्योंकि हमने वो करके दिखाया है। आज़ाद भारत के सबसे बड़े रिफॉर्म जीएसटी, कॉरपोरेट टैक्स, पीएलआई, नेशनल पाइपलाइन ग्रिड, रोड और पावर, और क्या चाहिए आपको? तो जो करके आप दिखा रहे हैं ना, तो फिर दुनिया आपको सुनती है, एक्नॉलेज करती है। यस। अच्छा विकास सर, आप आए और थोड़ा सा बाजार का तड़का ऐड ना करूं, सब कंफ्यूज्ड हैं। अब भाव दिखता है तो फंडामेंटल्स पीछे से कैचअप करने लगते हैं लोगों के। कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था कि अब एक्चुअली फंडामेंटली आइडियाज ढूंढना इस बाजार में मुश्किल होता चले जा रहा है। आप लोग इनफ्लोज को कैसे मैनेज कर रहे हो? अभी भी एग्रेसिवली डिप्लॉय कर रहे हो क्या कार्नेशन में? चल क्या रहा है इस समय? आप लोग का बाजार के वैल्यूएशंस, बाजार के स्ट्रेच वैल्यूएशन सो कॉल्ड, उसको लेकर आपका पर्सपेक्टिव क्या है? हम नहीं मानते हैं कि बाजार बहुत एक्सपेंसिव है एट अ ओवरऑल लेवल। आज की डेट में गिवन जिस हिसाब से भारतीय बाजारों में ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ की दर है, वो बहुत प्रॉमिसिंग है, सस्टेनेबल है, और 15 से 18% की एक रेंज में मुझे लगता है कुछ आने वाले वर्षों तक सस्टेनेबल लग रही है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हमारी जो इंटरेस्ट रेट्स है ग्लोबल रेट से बहुत कम है, हमारी जो एसेट प्राइसेस के अंदर जाते हैं, और अर्निंग ग्रोथ सबसे बढ़िया है। तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट सस्ता होना, कोई अगर सस्ता है तो कुछ प्रॉब्लम होगी, तो सस्ता हो नहीं सकता है। हम नहीं मानते हैं कि मार्केट सस्ता है और मार्केट महंगा है, ये फेयर वैल्यू में है। हाँ, कुछ कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे बहुत बड़ा यूफोरिया बना हुआ है, इन्वेस्टर्स को केयरफुल रहना चाहिए। बहुत सारे सेगमेंट्स है जहां पे आज आप देखेंगे तो एसएमई आईपीओ है, जहां पे अनाप शनाप सब्सक्रिप्शन हो रहा है, तो वो सब यूफोरिया हर मार्केट में होते हैं और अभी भी चल रहे हैं। तो बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है। हाँ, पर उस जैसे सेगमेंट्स है जहां पे हमको आज भी आइडियाज मिल रहे हैं, वैल्यू मिल रहे हैं। जैसा मैं कह रहा था कि इंडिया इतना डाइवर्सिफाइड मार्केट है कि आपको आज भी अच्छी इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, जो आपको 18 से 20% रिटर्न अगले 5-7 सालों तक दे सकती है। तो हम तो उन्हीं को ढूंढते रहते हैं, और हमको आज के समय में भी कह सकता हूँ कोई शॉर्टेज ऑफ आइडियाज नहीं है। हमारे पास अच्छी आइडियाज आज भी हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर हाँ, हम उनको चेज नहीं करते हैं जहां पे सारी दुनिया भाग रही है। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है कम रिटर्न्स बनाने में, पर हमको रिस्क का जो है केयरफुल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पेशली इस तरह की यूफोरिक मार्केट में जब फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट प्ले होना चालू हो जाता है, तो अभी जो रिटेल जो जनता है उसी में फंस जाती है। तो मैं सबको यही कहूंगा कि वो पॉकेट्स ऑफ एक्सुबरेंस, यूफोरिया उनको अवॉइड करें। पर अच्छी आइडियाज की आज भी कमी नहीं है, नए नए सेक्टर्स आ रहे हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज आ रही है। पिक एंड चूज करना, चेरी पिक करना, बहुत सिलेक्टिव रहना, आइडियाज की कमी नहीं है, लेकिन आपको स्मार्टली इस बाजार में अब उतरना, पैसा डिप्लॉय करने की जरूरत। जाते थे आखिरी सवाल विकास सर, सब अच्छा चल रहा है, इस गवर्नमेंट पे आप जैसे इन्वेस्टर्स का कन्विक्शन बढ़ा हुआ है, कोई प्री इलेक्शन रैली आएगी क्या इस बार बढ़िया वाली? मुझे तो लगता है आएगी, पर ये डिपेंड करता है प्री इलेक्शन में किस तरह का माहौल बने, किस तरह का कन्विक्शन बने लोगों को। मुझे लगता है कि प्री इलेक्शन मार्केट को
मोरलेस नक्की हो जाए कि ये गवर्नमेंट आ रही है। अभी थोड़ा सा डाउट है बिकॉज ऑफ ये अपोजिशन अलायंस को लेके लॉट ऑफ पीपल पूछने लग गए हैं कि पता नहीं मोदी सरकार आएगी कि नहीं आएगी। मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि करंट गवर्नमेंट विल कंटिन्यू, एंड जैसे जैसे इसके बारे में कॉन्फिडेंस बनता जाएगा ये रैली आ सकती है। दूसरी रैली अगर ये गवर्नमेंट वापस आती है तो मैं वापस आपको कहता हूँ कि जितने फॉरेनर्स, बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो इलेक्शन का खत्म होने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि जो बाहर बैठे हैं उन लोगों को एक ज्यादा डर रहता है पॉलिटिक्स को लेके। आज हमारे यहाँ पे भी डिवाइडेड ओपिनियन है, तो वहां तो हो ही सकता है। तो मुझे लगता है अगर ये सरकार वापस आ जाती है, जो मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद में एक बहुत बड़ी इन्फ्लोज आएगी इंडिया में, जो इस रैली को और भी स्ट्रॉन्ग करेगी। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो भी भारतीय बाजारों में इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट नहीं किया है वो आज भी करने चाहिए। इलेक्शन रैली भी आ सकती है, पोस्ट इलेक्शन रैली भी आएगी। विकास जी, बढ़िया लगता है हमेशा आपसे बातचीत करके, थैंक यू सो मच। कुछ भी कंसर्न्स होते तो सबको कंफर्ट आ गया होगा इस इंटरेक्शन के बाद, भारतीय बाजारों पे, इकोनॉमी पे।